हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 104 का पार्ट 2, जहां पे मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर 1 से लेके 7 तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए हैं। आज हम 8 यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं और सभी यूनिट को खत्म कर देंगे, ठीक है? तो सॉरी, बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ, मुझे खुद को पता है यार, 8:17 हो रहा है। तो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है और कल आपका पेपर है, तो मुझे माफ करे भाई, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था आज, बिल्कुल भी। जस्ट अभी मैं फ्री हुई हूँ और अभी भी फ्री नहीं हूँ, बहुत सारा काम पड़ा है मेरा। तो बहुत सारा काम भी करना है मेरे को अभी। तो मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं था, सॉरी, मुझे माफ करे। बट यार, वीडियो बनाना एक मोटिव है तो वो बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं लेने का है। आपको तो आपका काम चल जाएगा, पूरी रात पड़ी यार, सुबह 10 बजे आपका पेपर है तो हो जाएगा, टेंशन वेंशन नहीं लेने का, ठीक है? 10 या आफ्टरनून में जब भी हो, टाइम तो है ना, तो दिक्कत नहीं लेने का। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना बकवासबाजी खत्म करके। यूनिट 8 के अंदर आप टॉपिक टिक करो। पहला तो आपका मूवमेंट ऑफ सेपरेट स्टेट, मीनिंग एंड स्कोप। भाई ये बताओ, जो सेपरेट स्टेट मूवमेंट होता है ये क्यों होता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है? मीनिंग बताओ इसको, इसके पीछे। फिर उसके बाद तुमको दूसरा क्वेश्चन करना है रीजन। भाई सेपरेट स्टेट जो मूवमेंट उठते हैं इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों लोग डिमांड करते हैं सेपरेट स्टेट का। इसमें आपको केसेस पढ़ना है। पहले तो लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट मूवमेंट इन 1950s टू 60s और लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशनल स्टेट। एक तो ये टॉपिक करना है, एक आपको करना है हिंदी बेल्ट वाला, एक करना है तेलंगाना स्टेट वाला। तो ये तीन केसेस आपको पढ़ने हैं। और एक सेपरेट स्टेट मूवमेंट होता क्या है, अगर क्वेश्चन आता है कि तेलंगाना मूवमेंट का बताओ, ये स्टेटहुड मूवमेंट ऑफ इन द हिंदी बेल्ट रीजन वाला बताओ, तो सिंपल सी बात है यार, मूवमेंट के बारे में पूछा गया है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टेटहुड मूवमेंट होता क्या है। होता है तो उसके पीछे रीजन क्या होते हैं, देन उसके बाद आपको डिफाइन करना है ये केस, ठीक है? तो इतना, सॉरी, डिस्क्राइब करना है ये केस क्या था, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए ये भी बन जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर सेपरेट स्टेट का मीनिंग पूछा जाता है तो आप एग्जाम्पल भी केसेस भी लिख सकते हो, ठीक है? तो कोई ऐसा है नहीं आपके पीछे, कोई लिमिट वगैरह नहीं है कि इतना मतलब इतना ही एक पेज लिखना, आधा पेज लिखना, नहीं भाई, आप लिख सकते हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो तीन टॉपिक हो जाते हैं, एक तो मीनिंग, रीजन, और फिर एक कौन सा, एक तो ये लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, एक हिंदी बेल्ट वाला। हिंदी बेल्ट में भी आपको उत्तराखंड वाला पढ़ना है और एक तेलंगाना स्टेट वाला। बस ये पढ़ो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर से। तो करते हैं स्टार्ट। तो भाई सेपरेट स्टेट मूवमेंट होता क्या है? सेपरेट स्टेट मूवमेंट सबसे सी बात है, और तुम डिमांड कर रहे हो अलग स्टेट की, ठीक है? कि तुमको अलग से एक स्टेट चाहिए, ठीक है? जैसे काफी लोग होते हैं ना कि हमको अलग से कमरा चाहिए, ठीक है? जिनको अलग से रूम चाहिए होता है घर में, पर्सनल रूम, तो ऐसे ही इनको अपना भाई अलग से स्टेट चाहिए। तो वो डिमांड करते हैं सेपरेट स्टेट की, भाई हमको अलग से स्टेट बना के दो, बहुत हो गया, हम बहुत रह लिए स्टेट के अंदर, हमको चाहिए अपना अलग से स्टेट, ठीक है? तो वो होता है सेपरेट स्टेट मूवमेंट। ये काफी अलग होता है ऑटोनॉमस और जो हमारे डिमांड करते हैं सक्सेसिव मूवमेंट से। बस मतलब जो डिमांड करते हैं यार अलग से देश बना के दो, ठीक है? वो अलग होता है। लेकिन हमारा जो ऑटोनॉमी मूवमेंट होता है इसमें लोग डिमांड करते हैं पावर की। भाई इनको पावर वगैरह नहीं चाहिए, इनको अलग से अपना स्टेट चाहिए, स्टेट चाहिए, कोई अलग से देश भी नहीं चाहिए, स्टेट चाहिए। मतलब रहना ही इंडिया के साथ साथ चाहते हैं, लेकिन जो इस स्टेट के अंदर है उससे निकलना इनको, ठीक है? तो कौन कौन से रीजन है? रीजन काफी हो सकते हैं, कोई ऐसा मल्टीपल फैक्टर है इसके पीछे, कोई एक फैक्टर नहीं है। लैंग्वेज हो सकता है, कल्चर हो सकता है, कस्टम, रिलीजियस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। भाई हमारे यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है, हम अपना खुद का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इसलिए अलग से स्टेट बना के दो। हमारी लैंग्वेज अलग है, इन लोगों की अलग है, तो अलग से स्टेट बना के दो। हमारा कल्चर अलग है, इनका अलग है, तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं। कभी कभी स्टेट्स को लग रहा होता है, कभी कभी कुछ लोगों को लग रहा होता है कि हमारे साथ तो हमारे जो रीजन है उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमको निग्लेक्ट किया जा रहा है, इसलिए हमको क्या करना है, अलग से अपना स्टेट बनाना है, अपनी रीजनल जो आइडेंटिटी है उसको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है और आप उसको प्रिजर्व करके रखना है। तो हमको क्या चाहिए, अलग से स्टेट चाहिए। तो स्टेट के पीछे मल्टीपल फैक्टर है, कोई एक फैक्टर आप डिफाइन नहीं कर सकते कि यही फैक्टर है कि भाई इसी की वजह से स्टेटहुड मूवमेंट होता है, ठीक है? लैंग्वेज को सबसे डिटर्मिनिंग फैक्टर माना गया है कि अब तक जितने भी हमारे मूवमेंट हुए सेपरेट स्टेट को लेकर, सबसे पहला हमारा लैंग्वेज ही रहा है, ठीक है? तो ये आप रीजन लिख सकते हो। सेपरेट स्टेट मूवमेंट होता है क्या है, रीजन लिखते रहता है। तो इसके बाद आप मूवमेंट्स के पास आते हो, केसेस के बारे में। तो पहला जो आपको बताना है, मूवमेंट इन 1950s एंड 60s और रीच लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्टेट। मतलब 1950s में भाई डिमांड उठती है लैंग्वेज को लेकर कि हमको अलग से अपने लैंग्वेज के बेसिस पे अलग से स्टेट बना के दो। हमारा लैंग्वेज अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है, तो इसलिए हमको अलग करो, अलग स्टेट बनाओ, ठीक है? ये डिमांड उठती है आंध्र प्रदेश की, जहाँ पे क्या हो रहा था, मद्रास के अंदर आंध्र प्रदेश था पहले, मद्रास के अंदर क्या था, आंध्र प्रदेश था। यहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग वाले लोग बोलते हैं कि भाई हमको अपना अलग से स्टेट दो, आंध्र प्रदेश, ठीक है? ये कब की कहानी है, कब की है? 1953 की है। 1953 मतलब 1950 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट ही हुआ था, 3 साल ही हुए थे। उस टाइम पे हमारी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम अलग से अभी स्टेट बना दे, ठीक है? तो गवर्नमेंट भी काफी सोचती है कि ये क्या हो चुका है। तो हमारे आंध्र प्रदेश वाले क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमको आंध्र प्रदेश दो। और कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रहे थे पुत्ती श्रीमलू,
ठीक है, जो बिल्कुल फास्ट पे चले जाते हैं कि भाई देखो मैं कुछ खाना पीना नहीं खाऊंगा, फास्ट ट्रैक पे चले जाता है कि जब तक मेरी जो ये डिमांड है इसको पूरा नहीं किया जाएगा तब तक मैं कुछ खाना वाना नहीं खाऊंगा। इनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है, इनकी डेथ हो जाती है, उसकी वजह से आंध्र प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश को लेकर और मूवमेंट हो जाता है। लोग बिल्कुल भड़क जाते हैं कि हमारा जो लीडर है उसकी डेथ हो चुकी है लेकिन गवर्नमेंट हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। तो बिल्कुल वो प्रोटेस्ट और हाई लेवल पे चला जाता है, तो गवर्नमेंट अलग से आंध्र प्रदेश को स्टेट बना देती है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है यार, तुमने एक बच्चे को चॉकलेट दे दिया, 3-4 बच्चे और खड़े हुए हैं, वो पीछे लगे हुए हैं, अब एक को दे दिया तो वो भी मांगेंगे ना जी भाई हमको भी चॉकलेट दो, आपने उसको दे दिया उसको दे। तो ऐसी और भी स्टेट डिमांड कर रही थी कि अब हमको भी दो भाई, हमको भी स्टेट बना के दो, हमारा भी लैंग्वेज अलग है, इनका भी अलग है। उस टाइम पे तो कहानी अलग थी हमारी। ठीक है, तो अलग से स्टेट बना लिया। तो गवर्नमेंट क्या करती है 1953 के अंदर, मतलब आंध्र प्रदेश को भाई उस टाइम पे बनाया ही है, 53 के अंदर बनाया ही था। उसी टाइम पे हमारा ये डिमांड गवर्नमेंट क्या करती है, कमीशन को अपॉइंट करती है जिसका नाम था एसआरसी कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन, की स्टेट को दोबारा से कैसे रीऑर्गेनाइज करे उसके लिए कमीशन बैठी है। इसके चेयरमैन थे फैजल अली, नाम याद रख लो भाई। 1953 के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो क्या करती है, कमीशन को अपॉइंट करती है, स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन। इस कमीशन के हेड कौन थे, चेयरमैन कौन थे, फैजल अली। ठीक है, वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं 2 साल बाद 1955 के अंदर। ये बोलते हैं कि भाई देखो एसआरसी जो कमीशन थी ये बोलती है कि चलो भाई ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे तुम एक स्टेट को रिऑर्गेनाइज करते हो, मतलब अगर तुमको कोई नया स्टेट बनाना है तो उसको लैंग्वेज के बेसिस पे आप बना सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे पहले भी 2 कमीशन बैठ चुकी थी। एक धार कमीशन, धार कमीशन गवर्नमेंट इसको सेटअप करती है 1948 के अंदर। ये बोलती है कि नहीं नहीं भाई लैंग्वेज के बेस पे आप स्टेट मत बनाओ। ठीक है, बिल्कुल मना कर देती है। फिर दोबारा से एक और धार कमीशन को एग्जामिन करने के लिए एक और कमेटी बैठती है, जीवीपी। जीवीपी के नाम कैसे पड़ा, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल प्रतापी सीतारमन। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है कि देखो भाई देखो क्या हम लैंग्वेज के बेस पे स्टेट फॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल क्रिटिसाइज करते थे कि हाँ भाई लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बनना चाहिए, एग्री कर जाते हैं दार कमीशन से। लेकिन गवर्नमेंट फिर जब आंध्र प्रदेश एक लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है, उसके बाद एसआरसी कमीशन आती है 1953 के अंदर। उससे पहले 2 कमीशन आ चुकी है, एक दार कमीशन, एक जीवीपी कमेटी। ठीक है, जीवीपी जो कमेटी थी दार कमीशन को एग्जामिन करने के लिए बैठी हुई थी। तो इन्होंने भी बोला कि हाँ लैंग्वेज को मत बनाओ, लेकिन एसआरसी कमीशन ने क्या बोला, भाई लैंग्वेज के बेसिस तुम बना सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट भी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद पंजाब को अलग किया जाता है, हरियाणा को बनाया जाता है, हिमाचल को बनाया जाता है। कब, 1966 के अंदर। ठीक है, 1966 के अंदर क्या होता है कि अलग से इसको फॉर्म किया जाता है, जहां पे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जहां पे हिंदी बहुत सोलो लैंग्वेज है, लेकिन पंजाब के अंदर पंजाबी लैंग्वेज है। ठीक है, तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को अलग कर दिया जाएगा, फिर रीऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये आपका लैंग्वेज का बेसिस। क्या कहानी बताई भाई, देखो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, होने के बाद मतलब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किया था, 19 इम्प्लीमेंट ही किया था। उसी के 3 साल बाद डिमांड रहती है आंध्र प्रदेश की कि लैंग्वेज जो है हमारा तेलुगु स्पीकिंग है, हमको अलग से अपना स्टेट बना के दो मद्रास से। इसको कौन सपोर्ट कर रहे थे, मतलब कौन लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को, इसको कर रहे थे हमारे क्या था उनका नाम, पुट्टी शिमल्लु। ठीक है, ये इन्होंने फास्ट ट्रैक पे चले जाते हैं कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक आप मेरी डिमांड को पूरा नहीं करोगे। गवर्नमेंट डिमांड को नहीं लेती है, इनकी डेथ हो जाती है। प्रोटेस्ट और बढ़ जाता है, प्रोटेस्ट और बढ़ता है तो गवर्नमेंट को बनाना ही पड़ता है। गवर्नमेंट फॉर्म कर देती है और स्टेट डिमांड करने लगती है, तो इसलिए गवर्नमेंट एक कमीशन को अपॉइंट करती है, एसआरसी कमीशन। एसआरसी से पहले और भी कमीशन थी, दार कमीशन, जो लैंग्वेज को बिल्कुल क्रिटिसाइज करती है, अगेंस्ट आती है कि लैंग्वेज के बेस पर मत बनाओ स्टेट। उसके बाद उसको दार कमीशन को एग्जामिन करती है कौन, कौन भाई, जीवीपी। जीवीपी किससे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और प्रतापी सीतारमन, है ना, प्रतापी सीतारमन। ओके, देन इसके बाद ये भी बोल देते कि हाँ लैंग्वेज मत बनाओ भाई, लैंग्वेज के बेस से तुम स्टेट को रिऑर्गेनाइज। लेकिन जो एसआरसी कमीशन जिसको फैजल अली क्या कर रहे थे, हेड कर रहे थे, चेयरमैन थे, वो बोलते कि भाई बनना चाहिए। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारे बहुत सारे स्टेट को फॉर्म किया जाता है। सिंपल सा बस यही था, और कुछ इसके अंदर कोई बड़ी चीज नहीं थी। ठीक है, देन उसके बाद अब आप आगे चलोगे, आगे आपको कौन सा पढ़ना है, आगे आपको पढ़ना है उत्तराखंड वाला। तो उत्तराखंड हमारा हिंदी बेल्ट वाला रीजन है। तो उत्तराखंड पहले यूपी के अंदर था, क्या था, यूपी के अंदर था। अब यूपी में अलग से एक डिमांड उठती है कि अलग से हमको उत्तराखंड बना के दो। ठीक है, ये सेपरेट स्टेट की मूवमेंट थी, कहाँ पे, हिली रीजन वाले, मतलब यूपी के अंदर जो हिली वाला एरिया है वहां पे लोग डिमांड करते हैं कि हमको अलग से स्टेट दो, उसका नाम होगा उत्तराखंड। ये डिमांड आज की नहीं है, डिमांड उठती है 1938 से, जहां पे श्रीनगर में एक सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, जिसमें इसको मतलब डिमांड को लिया जाता है, लोग दिखाते हैं कि हाँ उत्तर प्रदेश से निकलना चाहिए। अब नाम वाम याद करने की जरूरत नहीं है कि सेपरेट करना है हिली रीजन को प्लेन एरिया से, इतना बस याद रखना, और कुछ ज्यादा याद नहीं करना, तहरीक लेवल ये कुछ मत करो। ठीक है, इतना याद कर लिया, ठीक है। आगे फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है 1952 के अंदर, मतलब अभी तक कोई स्टेट नहीं बना है। आंध्र प्रदेश भी 1953 में बन रहा है, तो अभी तक कोई स्टेट नहीं बना है। एक कम्युनिस्ट लीडर थे पीसी जोशी,
जो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को एक मेमोरेंडम भेजते हैं। क्या भेजते हैं? मेमोरेंडम, ठीक है? जो बोलते हैं कि देखो भाई, अलग से स्टेट बनाना है, यूपी के अंदर से उत्तराखंड निकालना है। तो जवाहरलाल नेहरू रिजेक्ट कर देते डिमांड को, भाई इतना टाइम ही नहीं है, अभी तो हमारी हालत तो देखो, आज तुम स्टेट की मांग कर रहे हो, कल तुम अलग से देश की डिमांड करोगे, हम तो नहीं देंगे, ठीक है? तो नेहरू जी इसको रिजेक्ट कर देते हैं, इस डिमांड को, ठीक है भाई। आगे 1979 में एक पार्टी बनती है, एक दल बनता है, उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक है? ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वही थी, दल मतलब पार्टी है, ठीक है? तो इसको फॉर्म करते हैं कौन? हमारे डीडी पंत, ये इसके चेयरमैन थे इस पार्टी के। इनका एम था कि भाई देखो, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करना है, हिली स्टेट को अलग करना है प्लेन एरिया से, ठीक है? बाद में भारतीय जनता पार्टी आती है, भारतीय जनता पार्टी इसको उठाती है, मतलब जो इनकी डिमांड थी इसको लेके चलती है। काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है इसको, किससे? उत्तराखंड या यूपी वाले से, जहाँ पे जीत भी जाती है, स्टेट के अंदर भी इलेक्शन में जीत जाती है और सेंटर में तो जीतती ही है। जब एनडीए अपना सेंटर और यूपी के अंदर, दोनों के अंदर क्या बनाती है? सरकार बनाती है, तो इस डिमांड को वो एक्सेप्ट करती है और 2000 के अंदर उत्तराखंड को फॉर्म कर देती है, एक नया स्टेट, ठीक है? तो ये थी इसके अंदर डिमांड, सिंपल सा। क्या 1938 से इनकी डिमांड उठी है, लेकिन जब नागपुर सेशन हुआ था, श्रीनगर ही नागपुर, हाँ श्रीनगर का सेशन हुआ था, देन इसके बाद उसको उठाया जाता है 1952 के अंदर। कौन थे? पीसी पंत, यार पीसी जो भी है, पीसी जोशी, हाँ हाँ पीसी जोशी, हाँ पीसी जोशी है। पीसी जोशी जो जर्नलिस्ट लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू के पास मेमोरेंडम भेजते हैं, वो मना कर देते हैं। देन उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल बनती है, क्रांति दल के पंत थे, वो डिमांड को लेते हैं। फिर उसके बाद बीजेपी आती है, बीजेपी इस डिमांड को रेस करती है, काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है यूपी से, और फिर सेंटर में जब उसकी सरकार बन जाती है यूपी के अंदर भी, तो इसको फेवर करती है और इसको एक्सेप्ट करती है। देन उसके बाद 2000 के अंदर उत्तराखंड बन जाता है, एक सेपरेट स्टेट, बस सिंपल इतना ही था। आगे चलोगे, तेलंगाना स्टेट का मूवमेंट। तेलंगाना जो कि किससे निकला? आंध्र प्रदेश से। अभी पढ़ा, आंध्र प्रदेश कहां से निकला है? मद्रास से, ठीक है? इतना याद रखना है भाई, आंध्र प्रदेश कहां से निकला है? मद्रास से। कौन सा? तेलुगु स्पीकिंग वाला, ठीक है? अब ये तेलंगाना जो पहले किसका पार्ट था? हैदराबाद का। हैदराबाद में कौन रूल करता था? निजाम, ठीक है? हैदराबाद को कौन रूल करता था? निजाम। तो रियालसीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश ये पार्ट था किसका? मद्रास का। तेलंगाना हैदराबाद का पार्ट था और आंध्र प्रदेश मद्रास का पार्ट था, ठीक है? इतना याद रखो भाई, आंध्र प्रदेश अभी तो मद्रास से निकाल के आए आगे, ठीक है? ये हैदराबाद का पार्ट था, तो ये हैदराबाद से क्यों निकल? अभी सुनो 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 भाई, देखो क्या हुआ है। आंध्र प्रदेश की डिमांड उठी कब? 1953 में। हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे कौन? पुट्टिशीमल्लू। इनकी डिमांड को उठा लिया जाता है, बना दिया जाता है, मतलब जब इनकी डेथ हो गई थी उसके बाद प्रोटेस्ट और बढ़ गया था, तो उसके बाद इसको बना दिया जाता है, मतलब अलग स्टेट बना दिया जाता है, ठीक है? इनके बनने के बाद जो आंध्र प्रदेश है उसको बना दिया जाता है। अब आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, रायलसीमा वाला और कोस्टल आंध्रा, इस तीनों को मिला के आंध्र प्रदेश बनता है, ठीक है? कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रियालसीमा। रियालसीमा, कोस्टल आंध्र, ये मद्रास का पार्ट था, लेकिन तेलंगाना हैदराबाद का पार्ट था। लेकिन जब आंध्र प्रदेश को बनाया गया तो तेलंगाना, रायलसीमा और कोस्टल आंध्र, इस तीनों को मर्ज करके आंध्र प्रदेश बनता है। समझ रहे आ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ भाई? आंध्र प्रदेश, रियालसीमा पहले थे मद्रास का पार्ट, लेकिन तेलंगाना था कहाँ का पार्ट? हैदराबाद। हैदराबाद पे कौन रूल करता था? निजाम, ठीक है? अब जब आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है 1956 के अंदर, तो क्या होता है? तेलंगाना, रायलसीमा और कोस्टल आंध्रा, इस तीनों को मर्ज करके हमारा आंध्र प्रदेश बनता है। दिमाग में भर लो इस बात को, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है? अब क्या होता है, जब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में मर्ज कर दिया जाता है, लोग डिमांड करते हैं कि हमको तेलंगाना अलग से स्टेट बना के दो, हमको नहीं रहने का, ठीक है? हमको नहीं रहने का। अब एक पार्टी बनती है टीपीएस। अब ये जो टीपीएस ग्रुप था, ये क्या करता है? बाद में जाके ये डिमांड को सपोर्ट करता है, इसको तेलंगाना स्टेट वाली के, ठीक है? लोगों के अंदर एक मतलब भड़क सी उठ चुकी थी कि भाई कैसे हमको इसके साथ, हम तो हैदराबाद में थे और कहाँ हमको आंध्र प्रदेश में घुसा दिया है, ठीक है? बाद में इसको एक ग्रुप था टीपीएस, वो क्या करता है? टीपीएस जो भी यार है इसका फुल फॉर्म देख लेना। तो ये बाद में कांग्रेस पार्टी के साथ मर्ज हो जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद ये डिमांड चलती रहती है, डिमांड चलती रहती है 2001 तक, ठीक है? फिर और बढ़ के आगे और बढ़ने लगी 2001 के अंदर, बढ़ने लगी, ठीक है, अच्छी बातें चल रही है, लेकिन चलती रही चलती रही चलती रही। फिर उसके बाद जो मूवमेंट होता है तेलंगाना का, ठीक है, और मूवमेंट बढ़ता गया। तो फिर 2014 के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है? एक रीऑर्गेनाइज एक्ट लेके आती है, जिससे हमारा तेलंगाना बनता है। अब तुमको ये नाम नहीं पढ़ने हैं कि तेलंगाना, राष्ट्रीय समिति, अब भाई छोड़ो, इतना टाइम नहीं है, कितनी चीजें याद करोगे आप? सिंपल याद रखो भाई, तेलंगाना किसका पार्ट था? हैदराबाद का। लेकिन जब आंध्र प्रदेश बढ़ा, तेलंगाना को उसको अंदर बना लिया, ठीक है?
ये डिमांड उठती है, टीपीएस उठाती है, बाद में वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाती है, लेकिन ये लोग परेशान थे कि हमको अलग चाहिए भाई, हम तो आंध्र प्रदेश के नहीं से चुने। डिमांड उठती रही उठती रही उठती रही, 2000 के अंदर फिर से उठने लगी, फिर कंटिन्यू हुई, 2014 के अंदर इसको अलग करा जाता है, अलग बनाया जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखने का और कुछ याद नहीं करना। तो तीन मैंने आपको मूवमेंट पढ़ाए, तीनों को याद रखना है। एक तो कौन सा, वो एसआरसी वाला, ठीक है, जहां पे कैसे बनाया जाएगा पंजाब वाला, ठीक है। उसके बाद हिंदी बेल्ट वाला, उत्तराखंड वाला, ठीक है। देन उसके बाद तेलंगाना। तीन मूवमेंट याद रखने का और कुछ याद नहीं रखने का, ठीक है। एक बार मैं आपको टेलीग्राम पे वॉइस रिकॉर्ड करके बता भी दूंगी सारे मूवमेंट को, जितने भी हमने इंसर्जेंसी पढ़ी है, जितने भी हमने ये उल्फा मूवमेंट, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एकदम से समझा भी दूंगी। तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि काफी सारे मूवमेंट आप कंफ्यूज तो हो ही जाओगे, लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो तो कंफ्यूज तो हो ही जाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना, पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी, तो वहां से पढ़ने का है, ठीक है। आगे हम चलते हैं 9 और 10 चैप्टर पे। 9 और 10 को खोलोगे तो सेक्युलरिज्म आपका चैप्टर है। यहाँ पे मैं आपको टॉपिक बताती हूँ। टॉपिक इसमें सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उसके बाद एंटी सेक्युलरिज्म। ये दो टॉपिक टिक कर लो भाई, सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंटी सेक्युलरिज्म। एंटी सेक्युलरिज्म से क्वेश्चन आता है, ये सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पता तो होना चाहिए सेक्युलरिज्म होता क्या है ना। तो भाई पता होना चाहिए। चलो भाई, तो सेक्युलरिज्म क्या है, स्टार्ट करते हैं भाई। सेक्युलरिज्म का सिंपल सा मतलब है, तुम अपने स्टेट को और रिलीजियस को अलग कर दे दो, मतलब सेपरेट कर दे दो, कि कभी भी कोई हमारा जो मतलब गवर्नमेंट है और जो रिलीजियस है वो कभी भी साथ नहीं आएंगे, वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देना, वो उसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अलग है, ठीक है। तो अभी पढ़ाती हूँ, 1 मिनट पे पानी पीने दो। हाँ जी, जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, इंडिपेंडेंट इंडिया का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, पढ़ा भी होगा तुमने, प्रियम्बल के अंदर डाला हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब से हम आज़ाद हुए हैं, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, तो उसी टाइम पे हमने सेकुलरिज्म डाल दिया था। नहीं, इंदिरा गांधी की सरकार आई, उसने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, चेंजेस किए 1976 के अंदर, वहां पे सेकुलरिज्म को ऐड किया, ठीक है। सेकुलरिज्म ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अडॉप्ट किया था 1950 के अंदर, तो उसी टाइम पे हमारा ये सेकुलरिज्म था प्रियम्बल के अंदर, नहीं, ये बाद में ऐड किया जाता है, ठीक है। और बट ऐसा नहीं था कि कुछ चीजें ही नहीं है भाई सेकुलरिज्म को लेकर, नहीं। आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक, जहाँ पे बहुत सारी आपको राइट्स दी हुई है आपके रिलीजियस को लेकर, कि भाई जिस भी भगवान को मानना है मानो, जिस तरीके से पूजा करनी है करो, भजन करना है कीर्तन करना है भाई करो करो, फुल छूट है। रिलीजियस मिनोरिटी को प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है, जो भी उनका कल्चर है प्रिजर्व करना, सब कुछ, ठीक है। ये सभी हमारी जो ये राइट्स है 25 से लेकर 30 तक, ये रिफ्लेक्ट करती है सेकुलरिज्म के वैल्यूज को। हमारे यहाँ पे सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि स्टेट भाई बिल्कुल भी रिलीजियस के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होगी, नहीं, इंटरफेयर नहीं करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने क्या करा है, हमारा सेकुलरिज्म का जो देखने का नजरिया वो ये है कि हम इस पर्टिकुलर किसी भी रिलीजियस को क्या नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे लिए सारे रिलीजियस इक्वल है, ठीक है। गवर्नमेंट कभी भी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस को फेवर नहीं करेगी और किसी को डाउन नहीं करेगी, किसी को दबाएगी नहीं, सप्रेस नहीं करेगी और किसी को फेवर नहीं करेगी। तो ये है, ठीक है, हमारे यहाँ पे सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म ये होता है। लेकिन जो सेकुलरिज्म बाहर की कंट्रीज के अंदर देखा जाता है, वहां पे ये है कि स्टेट को रिलीजियस को अलग कर देना, सेपरेट कर देना, कि भाई गवर्नमेंट कभी रिलीजियस मैटर में कुछ बोलेगी नहीं, इंटरफेयर ही नहीं करेगी। ये उनका कहने का मतलब, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट करना, ये मतलब है, ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या हुआ है, अब डेट याद नहीं करनी है कि इस डेट को, नहीं भाई। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्वेश्चन उठता है इस ओपिनियन को लेकर, सेक्युलर को, कि प्रियम्बल में हम इसको डाले ना डाले। अब इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाना है या नहीं बनाना, इसको लेकर क्या होता है, डिबेट होता है। तो सेफाली जहां पे वो आर्ग्यूमेंट करती है कि देखो भाई सेक्युलरिज्म होना चाहिए, ठीक है। सेक्युलरिज्म क्यों होना चाहिए, रिलीजियस तुम्हारा प्राइवेट मैटर है, लेकिन जो तुम्हारा स्टेट है वो पब्लिक अफेयर है। मैं किस भगवान की पूजा करती हूँ, मैं किस तरीके से करती हूँ, ये मेरे ऊपर होना चाहिए। मुझे कोई दूसरा नहीं बताएगा कि भट तुमको इस भगवान की पूजा करनी है, नहीं। जिस भगवान के ऊपर मेरा मन करेगा मैं उसकी पूजा करूंगी। जब मेरा मन करेगा दिन में पूजा करूं, मैं सुबह 4 बजे उठ के पूजा करूं, मैं रात के 3 बजे पूजा करूं, जब मेरा मन होगा मैं तब करूंगी। गवर्नमेंट थोड़ी ना डिसाइड करेगी कि अंजलि तेरे को, मैंने अपना नाम खुद ही बोल दिया, सर, मतलब तुमको इस टाइम पे पूजा करना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना। गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगी कि कब तुमको पूजा करना है कब नहीं करना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, जो है ये मेरा प्राइवेट मैटर है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट भाई पब्लिक अफेयर है
है ना? गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, कैसा नहीं है, मेरे को कोई मूवमेंट कर रहा है, वो तो पब्लिक हुआ ना। गवर्नमेंट कौन-सी मेरी मामा फूफी की लड़की है वो? ये लड़की है। को पब्लिक है ना, तो वो तो पब्लिक मैटर हुआ। तो बोलते हैं कि भाई एक सेक्युलर स्टेट बनना चाहिए इंडिया को, जहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम हो, अपना जो भी रिलीजियस प्राइवेटली प्रैक्टिस कर सके। स्टेट उसके अंदर इंटरफेयर ना करे, ठीक है? स्टेट जो है वो गवर्नमेंट इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करे एज अ सिटीजन, ना कि वो किसी स्पेसिफिक रिलीजियस को देखकर रिप्रेजेंटेटिव करे, ठीक है? रिप्रेजेंट करे, ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट किसी को रिकॉग्नाइज करे, उसको सिटीजन की नजर से देखे, नागरिकता, ना कि उसके रिलीजियस को देख के, ठीक है? तो केएम मुंशी बोलता है कि भाई इंडिया को सेकुलरिज्म होना चाहिए, जहां पे सभी रिलीजियस का इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए। और इंडिया के अंदर मतलब तुम ये नहीं है कि एक ड्रॉ लाइन खींच सकते हो, डज नॉट एस्टैब्लिश अ स्टेट रिलीजियस ड्रॉ। मतलब तुम इंडिया के अंदर इंडिया को एक स्टेट रिलीजियस मत बनाओ। मतलब यहाँ पे तुम स्टेट को रिलीजन को दोनों को मत खोलो, यहाँ पे एक लाइन खींच दो। बोलते हैं खींच दो, स्टेट के बीच में धर्म के बीच में खींच दो, कभी स्टेट इंटरफेयर ना करे। इससे क्या होगा कि तुम्हारे बीच में कॉन्फिगराइज नहीं होंगे, इससे होगा टॉलरेंस की फीलिंग। हम सभी धर्म टॉलरेट करेंगे एक दूसरे को, हम नफरत नहीं फैलाएंगे, ठीक है? तो इससे ये बोलते हैं कौन, केएम मुंशी। सैफ अली खान ने भी यही बोला कि प्राइवेट मैटर पब्लिक मैटर तुम्हारा स्टेट है, तो होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, ठीक है जी। एंटी सेक्युलिज्म वाले कुछ और डिबेट करते हैं, बोलते हैं नहीं भाई सेक्युलिज्म नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बोलते हैं, देखो भाई हम कोई सेक्युलरिज्म के अपोज नहीं है। कभी सोच रहे हो कि तुम सभी धर्म को इक्वल मानना चाह रहे हो, इस चीज के अपोज नहीं है। लेकिन जो तुम बात कर रहे हो ना, देश उसको गवर्नमेंट को धर्म को अलग करने की, उसके हम खिलाफ है। इंडिया जो कि एक रिलीजियस कंट्री है, जहाँ पे इतने सारे धर्म है, और आए दिन यहाँ पे जो जितना भी मूवमेंट होता है, जितना भी रिवोल्ट होता है, जितनी भी लड़ाइयाँ होती है, धर्म को लेकर होती है। तुम क्या स्टेट और धर्म को अलग कर सकते हो? ये जो सेक्युलरिज्म है ना, जहाँ पे तुम स्टेट को रिलीजियस को अलग करते हो, ये वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट है, और ये इंडिया जैसी रिलीजियस सोसाइटी में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? इंडिया जैसी में नहीं होगा। तो टीएन मदन, आशीष नंदी काफी प्रोमिनेंट एडवोकेट थे, वो काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे एंटी सेक्युलरिज्म को। बोलते हैं ये जो सेक्युलरिज्म है ना, ये गिफ्ट है क्रिश्चियनिटी का, इंडिया में नहीं चलेगा भाई। वो बोलते हैं हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे आए दिन जो लड़ाई होती है वो किसको लेकर होती है, धर्म को लेकर। और तुम देख सकते हो अभी जो राम मंदिर को लेकर, उससे पहले जो मस्जिद को लेकर इतना सारा वो हुआ था लड़ाई वगैरह, अगर गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर ना करती तो क्या होता, है ना? और तो और भी बुरी कंडीशन हो जाती। तो भाई लड़ाइयाँ इतनी सारी होती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो फिर पीस कौन स्टैब्लिश करेगा? आपस में धर्म तो लड़ बैठेंगे। बोलते भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, सेक्युलरिज्म नहीं बन सकता इंडिया। यहाँ पे तुम स्टेट को और उसको नहीं कर सकते। जब हमने इसके अंदर अमेंडमेंट करा 1976 में, तो हमने सेक्युलरिज्म को ऐड करा, ये नहीं कि अलग करने के लिए नहीं। ऐसा ऐसे कि देखो भाई हमारा ये पर्सपेक्टिव है कि हम सब धर्म को इक्वल मानते हैं, किसी को नीचे किसी को ऊपर नहीं मानते। तो हमारे लिए सेक्युलरिज्म ये है, ना कि स्टेट को अलग कर देना, ठीक है? ये नहीं है हमारे नजरिए में, ठीक है? तो इतना तुमको इसमें से याद रखना है, चैप्टर 9 में से हो गया। आगे चलो चैप्टर 10 पे। चैप्टर 10 में कम्युनलिज्म एंड मीडिया। कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म मतलब यार तुम अब जो तुम्हारा जो बन चुका है ना, कि पहले तुम वहां पे सेक्युलर थे, मतलब सब धर्म को इक्वल मान रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे अपोजिट होता है, तुम्हारे जो आइडियाज होता है, तुम्हारा जो धर्म होता है, उसको तुम सुपीरियर मानने लगते हो, ठीक है? वही तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाता है। अब जैसे दूसरा धर्म है, उसको तुम इंफीरियर मानने लगते हो, अपने आप को सुपीरियर, ठीक है? अब इसको लेकर होता है विवाद, इसी विवाद को बोलते हैं कम्युनलिज्म, ठीक है? मतलब जो तुम अपने अंदर कुछ आइडियाज को शेप कर लेते हो, बना लेते हो अपने दिमाग में, ठीक है? ये आइडेंटिटी, ये सारी आइडियोलॉजी जब बना लेते हो, उस पर्सपेक्टिव को अपने दिमाग में भर लेते हो, फिर उसी को सुपीरियर मानते हो। और फिर जब तुम किसी को इंफीरियर बोलते हो, फिर उसके ऊपर जो लड़ाई छिड़ती है ना, जो वायलेंस होता है, उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म, ठीक है? कम समझ में आया? तो ये होता है जहां पे तुम्हारा एक ऑलरेडी माइंड सेट होता है, ठीक है? तो इतना समझ में नहीं है। आगे तुमको ये मीडिया वाला देखना है, तो मीडिया वाले में ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है यार। जितने भी कम्युनलिज्म वाले होते हैं, मतलब कम्युनिस्ट वायलेंस होता है, जो भी धर्म को लेकर जितने भी दंगे होते हैं, वो पूरे देश भर में कौन फैलाती है? मीडिया। मीडिया कितने तरह की, न्यूज में आ जाएगा, न्यूज़पेपर, नोबल, टेक्स्ट बुक में, ठीक है? और किस में आ जाएगा? टीवी चैनल्स में आ जाएगा, और
के टाइम पे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन पे सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे कॉमनिस जो आइडिया है ना, वो फैलाने में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। मीडिया जो कि कॉमनल आइडियाज को फैलाने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चीजों को रिपोर्ट करने में, एक्सप्लेन करने में, कमेंट करने में। कम्युनिस्ट जो यूथ होता है, वायलेंस होता है, उसके पीछे क्या रीजन है भाई, कैसे हुआ है, हमको क्या पता। कहाँ पे कौन सा वायलेंस चल रहा है, कौन से धर्म को लेकर दंगे हो रहे हैं, हम क्या जाके देख रहे हैं वहां पे? नहीं देख रहे ना। ये बात कैसे पहुंचती है? मीडिया के थ्रू। भाई कोई सी भी मीडिया हो सकती है, ठीक है, सोशल मीडिया हो सकती है, प्रिंट मीडिया हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पास जो मीडिया के थ्रू पहुंचता है ना, लोगों को अवेयर कौन करती है? मीडिया। ठीक है, जो भी ये जो मीडिया है ना, ये प्रोपोगेट करती है लोगों तक, ठीक है, इसको फैलाने में जो आइडियाज होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें ना, मीडिया के पास इतना भी पोटेंशियल है कि वो एक पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकती है, जहां पे वो प्रमोट कर सकती है अंडरस्टैंडिंग, हारमनी। जितना वो उसको फैलाने में कंट्रीब्यूट करती है, इतना वो हारमनी में फैलाए ना, तो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाए, तो ये जो कॉमनलिज्म, वायलेंस जो इतना फैलता है ना, उसको वो प्रिवेंट कर सकती है। अगर अच्छे से रिपोर्ट करे, लोगों के माइंडसेट को खुद ना क्रिएट करके उनके ऊपर छोड़ देना, तो अच्छा रोल प्ले कर सकती है। तो ये मीडिया का रोल होता है। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। आगे तुम अपना ये 11-12 चैप्टर खोलोगे तो ये तुमको खुद ही करना पड़ेगा कास्ट वास्ट का। इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ। तो इसमें से आपको टॉपिक उठाना है, एक तो इमरजेंस ऑफ द कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके बाद रोल ऑफ कास्ट इन नॉन पॉलिटिक्स, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। अगर आप अपना 11 चैप्टर खोलोगे तो इसमें से 2 टॉपिक आपको अभी टिक करने का है। और अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आता है तो क्या करना है, मेरी एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी बीपीएससी 104 की, खोलना। पूरी वीडियो देखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप वीडियो देखने के लिए नहीं, क्या करना है, ये टॉपिक यू देख लेना, बस ये टॉपिक देख लेना है। एक तो कौन सा, इमरजेंस ऑफ द कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और एक रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। एक तो पहला टॉपिक, एक तुम लास्ट वाला, ये दूसरा वाला टॉपिक, एक लास्ट वाला टॉपिक, ये 2 टॉपिक देख लेना उस वीडियो में 11th वाले यूनिट में। बस इतना ही काफी है, उससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना। 11 यूनिट में 2 टॉपिक कर लो, देन उसके बाद 12 यूनिट में भी 2 ही टॉपिक कर लेना, ज्यादा नहीं करना। एक तो इश्यूज ऑफ क्लास पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर कौन कौन से इशू है, लोग रिजर्वेशन की बात करेंगे, कास्ट को लेकर वायलेंस होगा, ये कास्ट सिंबलिज्म होगा कि इस कास्ट को लेकर लोग सिंबल सिंबल बना के बैठ जाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर सपोर्ट मिलेगा उनको। कास्ट एंड इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, वहां पे नॉन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स था, यहाँ पे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स वाला पढ़ लेना, और 12th में आपको इश्यूज वाले पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो 12 में भी 2 टॉपिक और 11 में भी 2 टॉपिक। ठीक है, तो इतना याद रख। अगर 12 वाला मैंने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का ना पढ़ाया हो ना, तो 11 वाले चैप्टर में देख लेना। 11 वाले चैप्टर में भी रोल ऑफ कास्ट इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स सेम है। ठीक है, वहां से कवर कर लेना। अगर 12 में मैंने उस पे वीडियो में नहीं कवर कराया हो, तो 11 वाले यूनिट में से रोल ऑफ कास्ट इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स एंड नॉन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, इमरजेंस ऑफ कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और 12 में से एक टॉपिक इश्यूज ऑफ द कास्ट पॉलिटिक्स। ठीक है, बस ये 3 टॉपिक कर लो अभी बैठ के। उसके बाद 12 चैप्टर पे आओगे। हाँ, 13 चैप्टर पे, 13 चैप्टर है आपका रिजर्वेशन। इसमें मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, काका खेलकर कमीशन रिपोर्ट, मंडल कमीशन रिपोर्ट, कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला। बस 3 टॉपिक, काका खेलकर, मंडल कमीशन, कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला। ठीक है, देन उसके बाद आप 14 यूनिट पे चलोगे, डेवलपमेंट का मीनिंग, स्कोप और अफर्मेटिव एक्शन, वेलफेयरिज्म डेवलपमेंट, बस ये, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब बोलोगे ये भी नहीं समझाओगे काका खेलकर, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये करा रही हूँ। इतना मत घबराओ यार, करा रही हूँ। तो कौन सा चैप्टर है ये, 11 नहीं 13-14, हाँ, तो 13-14 चैप्टर निकालो भाई। हाँ जी, 11 यूनिट में कौन सा है, काका खेलकर कमीशन रिपोर्ट। तो भाई स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ यार, सच में बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो तुमको 2 रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, काका खेलकर और मंडल कमीशन। तो ये 2 रिपोर्ट आपको पढ़ने का है। तो काका खेलकर रिपोर्ट की अगर हम बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फर्स्ट ओबीसी कमीशन, जिसको हम काका खेलकर कमीशन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम खेलकर कमीशन बोलते हैं, ज्यादातर क्या बोलते हैं, खेलकर कमीशन। ठीक है, ए भाई खेलकर कमीशन खेल रहे थे, नहीं भाई, नाम था जो इस कमीशन को चेयर कर रहे थे, उनका नाम था काका खेलकर। क्या था, काका खेलकर। ठीक है, खेलने नहीं गए थे।
तो काका खेलकर कमीशन मतलब काका खेलकर के नाम पे पड़ी थी। कब अपॉइंट किया जाता है? 1953 के अंदर। क्यों अपॉइंट किया जाता है? ओबीसी से रिलेटेड, ठीक है, ओबीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके। जो खेलकर कमीशन थी इसके अंदर 11 मेंबर थे। कितने थे? 11 मेंबर। मोस्ट ऑफ बिलोंग करते थे लोअर कास्ट से, ठीक है, मोस्ट बिलोंग करते थे लोअर कास्ट से। और काका खेल करते ब्राह्मण, जो कि फ्रीडम फाइटर थे कहाँ के? गुजरात के, ठीक है। एक फ्रीडम फाइटर भी थे हमारे कहाँ के? गुजरात के। ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं 1955 के अंदर। मतलब वही वही याद कर लो, एसआरसी रिपोर्ट 1953, और सबमिट भी उन्होंने 55 के अंदर करी है। दोनों कमीशन ने सेम उस टाइम पे करी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ओबीसी के लिए एक कमीशन को अपॉइंट किया। ये कमीशन के अंदर 11 मेंबर थे। काका खेलकर इसके क्या थे? चेयरमैन थे। काका खेलकर ब्राह्मण थे और काफी ज्यादा बिलोंग करते थे लोअर कास्ट से। और काका खेलकर फ्रीडम फाइटर थे गुजरात के। रिपोर्ट कब सबमिट करी? 1955 के अंदर। एम क्या था इनका? आइडेंटिफाई करना सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है इंडिया के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करना कि भाई कौन है समाज के अंदर बिछड़ा हुआ, कौन है जिनको एजुकेशन नहीं मिला है, कौन है बैकवर्ड क्लास, ढूंढो भाई उनको, ढूंढो। ठीक है भाई। काका खेलकर कमीशन 4 क्राइटेरिया को यूज करती है आइडेंटिफाई करने के लिए ओबीसी को, मतलब ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को, ठीक है। ओके। पहले तो देखती है कि मैं देखूं जो हिंदू सोसाइटी है उसमें जो कास्ट हायरार्की में सबसे लो पोजीशन पे है ना समाज के अंदर, एक तो उसे देखती है कि भाई ये वाले लोग हैं, पकड़ो इनको। देन उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन प्रोग्रेस, जिनके पास एजुकेशन नहीं है पकड़ो उनको भी, ठीक है। आगे फिर नो रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट सर्विस, जिनका कोई गवर्नमेंट सर्विस में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और तो और जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ट्रेड के अंदर, कॉमर्स के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, इन चारों को घेर लो। किन किन को? जो कि हिंदू सोसाइटी कास्ट हायरार्की में सबसे नीचे आते हैं, ठीक है। जो एजुकेशनली प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट की सर्विस में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ट्रेड कॉमर्स फील्ड में। इन 4 कैटेगरी के लोगों को पकड़ लो और इन्हीं को बोल दो क्या? ओबीसी से, ठीक है। ये सभी बिलोंग करते हैं अदर बैकवर्ड क्लास से। अच्छा जी, हाँ जी। तो काका खेलकर कमीशन आइडेंटिफाई करती है 2399 ऐसे लोग हैं, ऐसी क्लास है, मतलब ऐसे इतने सोशली एजुकेशन बैकवर्ड कास्ट है, मतलब ये 2399 ऐसी कास्ट है जो कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है। अब गवर्नमेंट को इनको रिजर्वेशन देना है तो गवर्नमेंट बोलती है यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। गवर्नमेंट बोलती है ना ना इतना बस की नहीं है, अभी तो हम आजाद हुए हैं, अभी रिजर्वेशन नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है ना ना हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो बोलती है टाइम वेस्ट कर दिया, लोगों के लिए भी बढ़ा दिया एक कमीशन, और इनका टाइम वेस्ट करा, वो तो वो 2 साल इनका और हमारा तुम्हारा तो हो ही रहा है खैर का, ठीक है। आगे फिर गवर्नमेंट एक और कमीशन बैठाती है 1990 के अंदर। वीपी सिंह की गवर्नमेंट, ठीक है, क्या करती है? इंप्लीमेंट करती है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को। अच्छा क्या था इसका कहानी जानते हैं। सदर्न इंडिया में पहले ही ऑलरेडी बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दे दिया था, 1950 और 70s में इंप्लीमेंट हो चुका था। कहाँ पे? सदर्न इंडिया के अंदर, मतलब जो साउथ वाली स्टेट है उन्होंने ऑलरेडी ओबीसी को क्या दे रखा था? रिजर्वेशन। स्टेट गवर्नमेंट ने, इसके सेंटर ने नहीं दिया था। अब ये डिमांड उठती रिजर्वेशन को लेकर काफी ज्यादा नॉर्थ इंडिया के अंदर, क्योंकि साउथ में तो मिल रहा था, अब नॉर्थ में चाहिए लोगों को। मिड 70s में और बढ़ने लगी। तो काफी ऐसे बड़े बड़े लीडर थे जिसको एजेंडा समझ रहे थे भाई फेवर करो। फार्मर लीडर पार्टीज रिप्रेजेंट करती है बैकवर्ड क्लास के इंटरेस्ट को, ठीक है। चरण सिंह जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है फार्मर कम्युनिटी से, जैसे जाट यादव कुमीस, ठीक है, कुमेस, इनसे काफी सपोर्ट मिलता है, ये सभी बैकवर्ड क्लास से ही है। तो 1979 के अंदर मोरारजी देसाई की जनता पार्टी के अंदर आती है, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बैठाती है। बोले कि पहली जो बैकवर्ड क्लास कमीशन थी काका खेलकर की, उसको तो किया नहीं, चलो हम ही एक और कमीशन बुला लेते हैं। तो मंडल कमीशन बैठती है। इसके चेयरमैन थे वीपी मंडल, ठीक है। वीपी मंडल अब भाई बोलते हैं 4 बार नहीं करने वाला, मैं तो सीधे 11 क्राइटेरिया यूज करूंगा बैकवर्ड क्लास को पढ़ने के लिए। ये नहीं पढ़ना कि इसको भी पकड़े, नहीं नहीं इनको नहीं पकड़ने का, सिंपल समझने का 11 क्राइटेरिया। सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उनको आइडेंटिफाई करना है बैकवर्ड कास्ट को, ठीक है। बोलते हैं भाई 3743 कास्ट है। लो भाई 52% वो ओबीसी की कास्ट है, मतलब ओबीसी ऐसे पूरी पॉपुलेशन में देखे ना तो 52% है उनका। मतलब अगर 100% इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है ना तो उसमें से 52 ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा अब क्या होता है? जनता पार्टी टूट जाती है और क्या होगा? जनता पार्टी हार गई, टूट गई। 1980 के अंदर डिमांड उठती है, पॉलिटिकल पार्टी मंडल कमीशन अपनी फिर रिपोर्ट को सबमिट करती है 1980 में। अब उस देख रहे हो मतलब सब मुरारजी देसाई 1979 के अंदर बुलाई थी, 80 के अंदर वो खुद ही हार गई इलेक्शन के अंदर, डूब गई। कौन जीतती है? इंदिरा गांधी, ठीक है भाई गई, रिपोर्ट सबमिट कर दी 80 के अंदर। जब तक तो कौन आ चुकी थी? दूसरी सरकार आ चुकी थी। अब ठीक है भाई क्या करते हैं लोग, ठीक है चल रहा है।
अब वीपी सिंह की सरकार आती है 1989 के अंदर, ठीक है, उठाती है, बुलाती है वीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को चेक करती है, ठीक है, ये पार्ट था किसका, जनता दल मैनिफेस्टो का। वीपी सिंह का सरकार बोलती है ठीक है भाई इम्प्लीमेंट करो, चलो भाई चलो। याद आ गया जनता पार्टी का मुझे, उसने एक कमीशन को अपॉइंट किया था, उसने सबमिट तो जब करी जब जनता पार्टी की सरकार टूट गई, इलेक्शन में हार गई जनता पार्टी, कांग्रेस आ गई, ठीक है अब मैं आया हूँ मैं करूंगा, ठीक है, तो इम्प्लीमेंट कर देते 1990 के अंदर। जो ये रिपोर्ट को जो सबमिट कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो भाई बहुत ज्यादा वायलेंस होता है, बहुत प्रोटेस्ट होता है नदन इंडिया के अंदर, नॉर्थ स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा होता है। लोग चैलेंज करते हैं इस डिसीजन को लेकर, काफी ज्यादा पिटीशन फिल करी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट एक उठाता भी एक केस को इंदिरा साहनी एंड यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, बोलता है कि अच्छा जी, हाँ जी क्या है इसके अंदर दिक्कत, बोलते हैं, ठीक है भाई वो या ठीक है इम्प्लीमेंट कर रहा है ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन पे करो। जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, जो ओबीसी के अंदर, जिनका हाई इनकम है, ठीक है, जिन जो ऑलरेडी कोई ना कोई बेनिफिट ले रहे हैं, कोई ना कोई रिजर्वेशन उनको मिल रहा है, वो भाई नहीं आएंगे, मतलब वो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं जिनका ऑलरेडी हाई इनकम है, और जो ऑलरेडी कोई रिजर्वेशन ले रहा है गवर्नमेंट से, ठीक है, वो किसी ना किसी रिजर्वेशन की कैटेगरी में आ रहे हैं, और वो ओबीसी के अंदर भी आ रहा है, तो उनको वही वाली रिजर्वेशन मिलेगी, ओबीसी वाली नहीं मिलेगी। जो नॉन क्रीमी लेयर में है, जिनका इनकम भी कम है, जो कि रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है, उनको मिलेगा क्या, ओबीसी का रिजर्वेशन। सेकंड बोलते हैं कि देखो भाई ये जो रिजर्वेशन है ना, ये 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, SC ST सबको मिला लो तुम, उसके बाद भी तुम 100% पॉपुलेशन में तो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। रिजर्वेशन का मतलब होता है जो बैकवर्ड है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है, जो जिनको एम्पावर करने की जरूरत है, जिनको एक्सप्लॉइट किया गया है, जो बैकवर्ड हो चुके हैं, जो वनरेबल है, उनको दिया जाता है रिजर्वेशन। 50 से ज्यादा लोगों को तुम रिजर्वेशन दे दोगे वो थोड़ी नहीं चलेगा, बोलते हैं नहीं नहीं भाई 50 से ज्यादा नहीं जाएगा, तो बोलते हो अब इसी को सिर्फ 27% इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, और मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट भी इसकी जजमेंट को हाँ कर देता है, ठीक है, तो ठीक है भाई हो गया बस काम खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं, कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला देखते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर ये भी ओबीसी को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर बोलते हैं ओबीसी का रिजर्वेशन तो देंगे लेकिन कुछ लिमिटेशन में। लिमिटेशन क्या था, बोलते हैं ओबीसी की कैटेगरी ना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ लोग अनइक्वल सोशल है, किसी का इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, कोई एजुकेशनली बैकवर्ड है, कोई पॉलिटिकली अपने आप को पीछे समझ रहा है, बोल रहे हैं कि ये ना लोग ओबीसी की कैटेगरी है जो कि पॉलिटिकली इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस है किसी फार्मिंग कम्युनिटी से, ठीक है, यादव कुर्मी जाट वोकिलंग्यास गुजर, ठीक है, ये सभी इससे क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ये सब ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं। ये सोशली इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज कास्ट से बिलोंग करते हैं, और ट्रेडिशनली जो इनका ऑक्यूपेशन है वो जजमानी सिस्टम है, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, देखो ओबीसी है बहुत बड़ी कैटेगरी, इस ओबीसी के अंदर कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, और कुछ लोग जो कि अपना दाना पानी चला रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं भाई, 2 रोटी के वक्त कमा रहे हैं और खर्चा भी चला रहे हैं अपना, बोल रहे हैं उनको इतनी जरूरत नहीं है रिजर्वेशन की, जिनको जरूरत है वो है बहुत ही ज्यादा पीछे, उनको बोलते हैं मोस्ट बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, तो इनको मिलेगा ज्यादा रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये था कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला, तो इतना याद करना है, सीएम थे बिहार के 1970 में, जो कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ओबीसी की रिजर्वेशन में, जहाँ पे ओबीसी को डिवाइड किया जाता है एक तो मार्जिनलाइज्ड में, और जो एक्सट्रीमली जिनको एक्सट्रीमली बैकवर्ड माना जाता है, और एक थे हमारे ओबीसी कैटेगरी जो मतलब बिल्कुल ही मतलब पिछड़े हुए हैं ना, और मतलब जो ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनको बोलेंगे एक्सट्रीमली बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड क्लास, और कुछ हमारे ओबीसी ठीक थे, मतलब जो थोड़ा बहुत ठीक है उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन दे दो, लेकिन जिनको ज्यादा जरूरत है, जो बिल्कुल ही बैकवर्ड है, उनको ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा नंबर में है, तुम सभी को इक्वल नहीं दे सकते, जब इक्वल वो सारे के सारे इक्वल नहीं है, तो जो ज्यादा पिछड़ा हुआ उसको इसी हिसाब से देना चाहिए, तो ये कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्पूरी ठाकुर और ये वाला मंडल कमीशन काका खेलकर, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, अच्छे से बता रही हूँ मैं। आगे चलते हो तुम, डेवलपमेंट क्या होता है ये आएगा, और एक अफर्मेटिव एक्शन। डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या होता है, बताओ मुझे, क्या होता है विकास, हाँ क्या होता है इकोनॉमिकली, ये कोई एक डायमेंशन नहीं है, मैं तुमने एक बड़ा घर बना लिया, तुम बोला हाँ डेवलप हो गए हम तो, लेकिन दिमाग तुम्हारा अभी भी वही बच्चों वाला है, वो डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट अलग अलग फैक्टर से देखा जाता है, एक देश जब अपना विकास करता है ना, वो सोसाइटी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर एक डायमेंशन में होता है। तुम इकोनॉमिकली कर लो लेकिन सोसाइटी तुम्हारी वही पिछड़ी हुई वाली है, ठीक है। डेवलपमेंट एक एक अलग अलग डायमेंशन है, डेवलपमेंट का कोई एक डायमेंशन नहीं है, जैसे ग्लोबलाइजेशन का अलग अलग डायमेंशन है, ऐसे ही हमारा डेवलपमेंट का है।
ठीक है। डायमेंशन का मतलब इसको माना जाता है डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि जब सोसाइटी मॉडर्न इंस्टीट्यूशन पे जाती है उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है। मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी जब मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाती है उसको बोलते हैं क्या क्या डेवलपमेंट। ठीक है। मतलब तुम डेवलप कर रहे हो, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के फोकस को और बढ़ाया जाता है, शिफ्ट किया जाता है डेवलपमेंट से वेलफेयर स्टेट में। कब? 1970s में। ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसे ही रख लेना, और यार तुमने पढ़ा भी होगा ये कुछ एजुकेशनली और हेल्थ को लेकर पॉवर्टी को खत्म करना, ये हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है। 1980s में और कॉन्सेप्ट को बढ़ाया जाता है जहाँ पे हमारे अमर्त्य सेन, महबूब उल हक आते हैं, बोलते हैं डेवलपमेंट जहाँ पे तुम एक इंसान को डेवलप करते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट कोई और देते हैं कि एक इंसान को राइट दो, उसका खाना पीना रहना, कैसे तुम उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, ह्यूमन को डेवलपमेंट करो, वो डेवलपमेंट है। ठीक है। और यूनाइटेड नेशन भी अपने हर साल अपना एक ह्यूमन डेवलपमेंट का रिपोर्ट निकालती है जहाँ पे बताती है कि एक इंसान कितना डेवलप है, एक कंट्री के अंदर कितना ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ है। अफर्मेटिव एक्शन में ऐसे ही बता देती है यार, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अफर्मेटिव एक्शन मतलब सिंपल सी बात है यार, जो हमारा अनडिस्क्रिमिनेटेड जो गवर्नमेंट करती है ना, मतलब जैसे डिस्क्रिमिनेटिव जो है कोई एक्शन लेते हैं उसको बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। जैसे गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे रही है, अब यार कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, कुछ लोगों को नहीं दी जा रही, तो मतलब क्या कर रही है गवर्नमेंट? अफर्मेटिव एक्शन ले रही है। ठीक है। डिस्क्रिमिनेट कर रही है, लेकिन वो पॉजिटिव है यार। ठीक है। पॉजिटिव है। उन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को ऊपर लेकर आने के लिए, जो पिछड़े हुए हैं उनको ऊपर लेके आने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ एक्शन ले रही है। ठीक है। तो उनका डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? अफर्मेटिव एक्शन का यूज करते हैं, तो उन्हीं को अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। इनको एक तरीके से क्या बोलते हैं, बोलते तो है यार, मुझे एक वर्ड याद नहीं आएगा, बीपीएससी 103 में पढ़ाया भी था। पता नहीं यार, याद नहीं आएगा, पता नहीं, छोड़ो। तो अफर्मेटिव वही एक्शन होता है। जैसे गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है एससी एसटी को, ओबीसीज को, ईवीएस ग्रुप को, तो इन सबको जो रिजर्वेशन मिलता है वो हमारा अफर्मेटिव एक्शन में आता है। आर्टिकल 49 के अंदर डीपीएसपी के अंदर दिया हुआ है कि गवर्नमेंट प्रमोट करेगी एजुकेशनली इकोनॉमिकली इंटरेस्ट जो वीकर सेक्शन है उनके लिए। आर्टिकल 70 जहाँ पे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया हुआ है। ठीक है। और इकोनॉमिकली इनको सेफ किया जाता है जहाँ पे इकोनॉमिकली गवर्नमेंट इनको अपॉर्चुनिटी देती है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है, पॉलिटिकली इनका रिजर्वेशन है। ठीक है। तो ये सब आप अफर्मेटिव एक्शन के अंदर लिख सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप तुमको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो बता देने का है, और जो जो मैंने बताया उनको पढ़ लेने का है। जो मैंने मूवमेंट पढ़ाया उनके ऊपर तुम अच्छे से ध्यान दे लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो सैपरेस्ट मूवमेंट उससे क्वेश्चन आएगा, इंसर्जेंसी से जरूर क्वेश्चन आएगा, और जो हमने एक और पढ़ा था यार, कौन सा, वो ऑटोनॉमी मूवमेंट, तो उनसे क्वेश्चन आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज याद रख लेना, इंडिया का पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा सिस्टम देख लेना। ये टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक, अगर पूरी ठाकुर मंडल कमीशन और हमारा काका खेलकर रिपोर्ट, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो तुमको रट के जाने का है। ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं कल। कल तो नहीं भाई, अब बस कहाँ ही मिलते हैं कल। कल अपना पेपर अच्छे से करके आना, और जो जो बोला है वो अच्छे से पढ़ लेना। बस इतना ही काफी है। बार बार पढ़ना, खुद से पढ़ने की कोशिश करना। पीडीएफ तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मूवमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो अभी मैं एक और वॉइस रिकॉर्ड के थ्रू सारे मूवमेंट बता दूंगी आपको, जहाँ पे एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अच्छे से समझने का है, और बार बार पढ़ने का अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कल के लिए अच्छे से तैयार हो जाओ अपने लिए, और अच्छे से एग्जाम दे के आना है, क्योंकि मेरा यही मोटिव है कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आए। वही मैं चाहती हूँ, और मेरे को कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। तो मिलते हैं कल। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।